एग्जाम्पल नंबर 13 में इसमें कंपैरेटर की एप्लीकेशन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। कंपैरेटर बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है डिफरेंट क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए, वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप अगर टेम्परेचर सेंसर यूज़ कर रहे हैं या प्रेशर यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपने कंपेयर कराना है, एक रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है और उस पर कुछ एक्टिविटी करनी है तो कंपैरेटर को आप यूज़ करेंगे। तो इसमें जो कंट्रोलिंग टास्क है एग्जाम्पल के अंदर लास्ट इन प्रायोरिटी सर्किट है। कंट्रोल पर्पस क्या है? देयर आर four buttons corresponding to four indicators. The program is to turn on the indicators corresponding to pressed buttons and to turn off the previous on indicators. इसमें यू हैव टू कंसीडर कि आपके पास फोर इनपुट्स हैं और फोर आउटपुट्स हैं। आपने अगर फोर इनपुट्स में से कोई सा भी एक इनपुट आपने हाई किया, चेंज किया है, तो वो आउटपुट पे ओवरराइट हो जाए सेम ऑर्डर में। अगर आपने इनपुट नहीं दिया है, ये पुश बटन्स हैं, तो आउटपुट जो है वो अपनी जो स्टेट को रिटेन रखेगा और उसको ज़ीरो नहीं करेगा। ठीक है, जो इनपुट आपने दिया है वो आउटपुट पे राइट हो जाएगा फॉर दी वन स्कैन साइकिल और आउटपुट्स उसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाएंगे। और जब तक आप अगेन नेक्स्ट इनपुट नहीं देंगे, कोई न्यू सीक्वेंस x0 x1 x2 x3 में से, उस वक्त तक y0 से y3 तक का जो सीक्वेंस है वो अपनी स्टेट को रिटेन रखेंगे, अपडेट नहीं करेंगे जब तक कोई न्यू इनपुट इनको नहीं मिलता। तो ये एग्जांपल है कंपैरेटर की। अब इस प्रोग्रामिंग एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटर। यहाँ पे कंपैरेटर यूज हुआ है, एक M1000 जो है और PLC फ्लैग को यूज किया गया है, फ्लैग रजिस्टर है ये। इन सब की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। जब भी आपने 8 बिट्स को कॉल करना है PLC, डेल्टा PLC के अंदर, तो आप K1M0 लिखेंगे तो वो पूरी 8 बिट्स को यानी 1 बाइट को कॉल करेगा। इसी तरह से K1Y0 का मतलब भी यही है, सेम है। M1000 जो है PLC फ्लैग ऑपरेशन के लिए यूज होता है। इसका काम क्या है कि PLC जब रनिंग मोड में होती है तो ये इसकी लॉजिक भी हाई होती है, तो ये सिर्फ PLC के स्टेटस को चेक करने के लिए होता है और इससे आप अपना काम भी कर सकते हैं जैसे इस प्रोग्राम के अंदर हमने किया है। अब कंपैरेटर की बात आ रही है। कंपैरेटर में मैं यहाँ पे एक वर्डिंग लिख दी है मैंने कि आप M110 जब आप यूज़ करेंगे तो M11 और M12 ऑटोमेटिकली दूसरी लॉजिक्स के लिए यूज़ हो जाएंगे। कंपैरेटर के तीन आउटपुट्स होते हैं, तो M10 अगर ग्रेटर देन के लिए यूज़ हो रहा है तो M11 जो है इक्वल टू और लेस देन के लिए M12 यूज़ होगा। और आप इसी तरह से डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस को यूज़ कर सकते हैं। मगर इससे पहले आप इसको समझ लें कि कंपैरेटर जो फंक्शन है उसके चार बॉक्सेस हैं जिसमें CMP उसका शॉर्ट फॉर्म है। और ये कंपनी डिसाइडेड होता है कि जो इंस्ट्रक्शन सेट है, यूज़र मैनुअल है, प्रोग्रामिंग मैनुअल, आप उसमें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। K1M0 का मतलब है कि जो भी वैल्यू M0 से M7 के अंदर मौजूद है उसको कंपेयर कराना है K0 से। K इज फॉर कांस्टेंट और जीरो जो है डेसिमल नंबर जीरो है। M10 का मतलब है कि यहाँ से कंपैरेटर के लॉजिकल जो आउटपुट्स है वो जनरेट होना शुरू होंगे। सबसे पहला जो M10 आपने यहाँ लिख दिया, इसका मतलब ये है कि जब भी K1M0 ग्रेटर देन होगा K0 से, तो M10 जो है वो हाई हो जाएगा। M10 का कॉन्टेक्ट आप जहां जहां प्रोग्राम में यूज करेंगे वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा और उसके सब्सिक्वेंटली जो M11 और M12 है उसके फौरी बाद वो दूसरे लॉजिक यानी जो लॉजिकल रिजल्ट्स हैं उनके लिए हैं। जैसे अगर K1M0 इक्वल टू K0 0 के बराबर हो जाता है, इसका मतलब है कि कोई भी इनपुट नहीं दिया आपने, तो उस वक्त M10 हाई नहीं होगा, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, M11 हाई होगा। तो इन तमाम रिजल्ट्स को मैंने यहाँ पे कंपोज कर दिया है कि M10 अगर आपने यहाँ पे लिखा है तो M10 रिजर्व हो जाएगा ग्रेटर देन के लिए
और M11 रिजर्व हो जाएगा इक्वल टू के लिए कि K1 M0 बराबर है 0 के, और K1 M0 लेस देन है 0 से M12, ठीक है। तो M12 को जरूरी नहीं है वो 0 हो, आप कुछ और नंबर भी लिख सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं, मगर हमारा जो टास्क है वो सिंपली M11 को यूज करके कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि हमें डेटा उस वक्त ओवरराइट करना है जब कोई इनपुट आएगा। तो इन 4 बिट्स में से जो भी इनपुट हाई होगा वो 0 से बड़ा होगा, तो इसलिए हमने 0 से कंपैरिजन करवाया है, जिससे हमें आसानी हो गई है कि जैसी कोई इनपुट आएगा तो M11 जो कांटेक्ट है वो हाई हो जाएगा। जब वो हाई होगा तो यहाँ पे तो हमने नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट यूज किया है, वो अपनी स्टेट को चेंज कर देगा और ओपन हो जाएगा, तो उस वक्त कोई भी डेटा मूव नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब भी हम कोई इनपुट ना दें, जब भी कोई भी इनपुट नहीं आएगा, कोई भी इनपुट फीड नहीं किया, तो आउटपुट जो है वो ओवरराइड ना हो, जो भी उसका स्टेट था वो वैसे का वैसे ही रहे। तो अब हम इसका सिंपली वर्किंग स्टार्ट करते हैं कि ये लैडर लॉजिक काम किस तरह से करेगी। सिंपली यहाँ पे x0 जो है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ये सिंबल है, इसको यूज किया गया है कि x0 जब भी हम पुश करेंगे 0 से 1 होगा, उस वक्त एक पल्स चली जाएगी आगे और बस काम खत्म। अब PLS जो है वो भी पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, वो सिर्फ मेमोरी एलिमेंट को 1 स्कैन साइकिल जनरेट करने के लिए हमने यूज किया है। तो जैसी राइजिंग एज आएगा तो PLS जो है M0 में 1 स्कैन साइकिल के लिए राइजिंग एज जनरेट कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिखता हूं कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर, बल्कि इसको आसान करते हैं, हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और हम कंसीडर करते हैं अभी स्टार्ट में इनिशियली विद 0 इनपुट्स, यानी x0 x1 x2 x3 ये सब 0 पड़े हुए, तो M0 से M3 ये भी 0 होंगे, इनमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। और M1000 जो है ये कॉन्स्टेंटली जैसी PLC पावर अप होती है तो ये क्या करता है, इसको अपनी स्टेट चेंज करता है और इसकी लॉजिक हाई हो जाती है और कॉन्स्टेंटली एक करंट फ्लो होता है और एक्टिव करता है कंपैरेटर को। तो थ्रू आउट द प्रोग्राम, यानी जैसी PLC रन हो रही होगी तो कंपैरिजन कंटिन्यूसली होगा। अभी हमें पता है हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया है, तो K1 M0 के अंदर इस वक्त वैल्यू होगी 0, और 0 इक्वल्स टू 0 होता है, तो इसकी वजह से M10 शुड बी लो एंड M11 शुड बी हाई। तो M11 के कॉन्टेक्ट जहां पे भी मौजूद हैं वो अपनी स्टेट को अब चेंज करेंगे, तो यहाँ पे नॉर्मली क्लोज है तो ये अब नॉर्मली ओपन हो जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा, ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो जिसकी वजह से नो करंट फ्लो इन द मूव फंक्शन, और मूव फंक्शन इस वक्त एक्टिवेट नहीं होगा, और जिसकी वजह से K1 M0 और K1 Y0 पर ओवरराइड नहीं हो सकेगा, तो Y0 का जो भी इनपुट था प्रीवियसली वही इस स्टेट को रिटेन करेगा, कंटिन्यू करेगा। अब सेकंड स्कैन साइकिल को हम देखते हैं। सेकंड स्कैन साइकिल में लेट से हमने x0 को हाई कर दिया और x0 इस तरह से एक 1 स्कैन साइकिल जनरेट करेगा, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फंक्शन हमने यूज किया है। सेकेंडली PLS जो है वो राइजिंग एज पर काम करता है, तो जैसी राइजिंग एज इसको मिलेगा M10 को वो 1 स्कैन साइकिल के लिए हाई कर देगा। अब यहां पर M0 से M3 तक ये 4 बिट्स हैं, ये LSB है M0, और ये हो गई है 1, और बाकी जो बिट्स हैं वो हो गई है 0। अब इसी तरह से बाकी जो क्या कहते हैं एम मेमोरी कॉन्टेक्ट्स हैं वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि उन पे कोई इनपुट हमने नहीं दिया है। अब मिनिमम वैल्यू इस 4 बिट डेटा की यही हो सकती है 1, और 1 इज ग्रेटर देन 0।
और इसके अलावा आप जो भी इनपुट देंगे वो 1 से भी बड़ा होगा, तो इसका मतलब है 0 से बड़ा होगा। जो भी आपने यहाँ पे कॉम्बिनेशन देना है वो 0 से बड़ा होगा। तो अब ये वैल्यू कॉन्स्टेंटली कंपेरेटर जो है वो इसको कंपेयर कर रहा है, क्योंकि आपने जो भी वैल्यू यहाँ m बिट्स में डाली है तो वो m0 नंबर जो बाइट है उसमें ओवरराइड हो जाएगी। और जब k1 m0 कॉन्स्टेंटली हर स्कैन साइकिल में कंपेयर हो रहा है k0 से, तो उसी स्कैन साइकिल में जैसी ये वैल्यू चेंज हुई है तो वो कंपेयर करेगा और इट फाइंड्स के k1 m0 इज ग्रेटर देन k0। तो इस कंडीशन में ये वाली कंडीशन आ गई है, और इस कंडीशन में हमने यहाँ देखा है, हमने टेबल बनाया है कि k1 m0 जब भी बड़ा होगा k0 से, तो जो मेमोरी एड्रेस यहाँ लिखा है वो हाई हो जाएगा, ये हो जाएगा अब हाई, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1। और इसके अलावा जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं सब्सिक्वेंट जो आगे, वो अब लो हो जाएंगे, यानी लो से मुराद ये है कि अब उनमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी, उनकी जो स्टेट थी नॉर्मल कंडीशन अब वो रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये हम इरेज कर देंगे यहाँ से। अब ये नॉर्मली क्लोज हो गया है, नॉर्मली क्लोज होने की वजह से अब यहाँ पे लॉजिक इसकी हाई हो गई है मगर ये लो हो गया है, यानी जो नॉर्मली ऑफ था अब ये एक्टिवेट नहीं है, ठीक है, फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, मगर इसकी लॉजिक हाई हो गई है क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज है, इन्वर्टेड कॉन्टैक्ट है, तो करंट को अब ये अलाउ कर देगा और मूव का फंक्शन अब एक्टिवेट हो जाएगा और डेटा मूव हो जाएगा y0 बाइट पर, यानी k1 m0 का जो ऑर्डर सीक्वेंस है x0 से लेके x7 तक, वो अब ओवरराइड हो जाएगा y0 से y7 तक। लोअर 4 बिट्स पर हम काम कर रहे हैं, इसलिए लोअर 4 बिट्स पर ही एक्टिविटी होगी, बाकी नहीं होगी। तो हमने सेकंड केस में देखा कि हमने जो भी इनपुट दिया वो ओवरराइड हो गया। अब सेकंड स्कैन साइकिल के लिए हमने इसको वापस से 0 कर दिया है, यानी तमाम डेटा अब 0 हो गया सेकंड स्कैन साइकिल में। तो M1000 जो है इसकी मदद से कंपैरिजन दोबारा होगा और इसको पता चलेगा कंपैरेटर को कि k1 m0 इज इक्वल टू 0। तो अब अगेन क्या होगा कि M10 जो है वो अब लो हो जाएगा, क्योंकि अब सेकंड रिजल्ट जनरेट होगा इक्वल टू वाला, तो M10 जो है वो ऑफ हो जाएगा और वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, और M11 जो है वो हाई हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू पर M11 ने अपनी स्टेट को चेंज करना है। अगर नॉर्मली क्लोज था वो ओपन हो जाएगा, अगर वो नॉर्मली ओपन था तो वो क्लोज हो जाएगा, जबकि ये नॉर्मल कंडीशन में M11 हमने नॉर्मली क्लोज यूज किया है, तो इसकी वजह से नाउ इट इज ओपन, तो नो करंट फ्लो। तो k1 m0 के अंदर जो भी इनपुट है वो आउटपुट पर ओवरराइड नहीं होगा, और इस तरह से जो भी आउटपुट लास्ट टाइम हमने जनरेट किया था वो मौजूद रहेगा y0 बाइट पर, y0 से लेके y7। ठीक है, तो ये कंपैरेटर की एग्जांपल थी, थोड़ी सी ट्रिकी है मगर है बहुत अच्छी एग्जांपल। अब हम आगे चलते हैं, मगर उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैंने जो भी काम किया इसको मैं इरेज कर दूं, वरना ये सेव हो जाएगा इसमें और फिर समझने में मुश्किल होगी। अगर आप वीडियो को सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये। इट्स ओके, नाउ इट इज क्लियर। अब सेकंड स्लाइड है, इसके अंदर मैंने क्या करा है कि आपको समझाया है कि कुछ मोस्ट वाइडली जो पीएलसी फ्लैग हैं, फ्लैग ऑपरेशन के लिए जो यूज़ होते हैं, फ्लैग रजिस्टर्स, उनकी एक्सप्लेनेशन दी है M1000 से लेके M1003 तक। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्लैग्स हैं जिनका अपना पर्पस है, आप रेफरेंस मैनुअल जो यूज़र मैनुअल है उसको देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में डीप में बताया हुआ है। अब यहाँ पे मैं जल्दी से ये ग्राफिकल व्यू में आपको समझा देता हूँ कि पीएलसी यहाँ से यहाँ तक रन हो रही है, रनिंग कंडीशन में है, और M1000 जो है वो हाई हो जाएगा जब तक पीएलसी ऑन है। M1001 ज़ीरो रहता है जब तक पीएलसी चलती रहेगी, पीएलसी रनिंग कंडीशन में होगी। इसी तरह M1002 ऐसा फ्लैग है जो पीएलसी के ऑन होते ही उसको ट्रैक कर लेता है और 1 स्कैन साइकिल के लिए ऑन हो गया फिर ऑफ हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस के पीएलसी दोबारा से रिस्टार्ट ना हो, रिस्टार्ट हो जाए।
और M1003 जो है वो उल्टा काम करता है कि जैसी पीएलसी ऑन होती है, राइजिंग एज आता है, तो उस वक्त वो 1 स्कैन साइकिल के लिए लो होता है और फिर से वो कॉन्स्टेंटली हाई हो जाता है। तो ये चेकिंग के लिए यूज़ होते हैं ये फ्लैग्स कि पीएलसी सही वर्क कर रही है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हम मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड हम मूव कराएंगे। तो 3 फेज एसिंक्रोनस मोटर है। इसका जो वायरिंग डायग्राम है, इंटरफेसिंग है, वो आपको मिल जाएगी इंटरनेट पर, आपको देखना पड़ेगी। अगर आपको समझना है तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। अभी वो कोर्स से रेलिवेंट नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए। वो फील्ड में जब भी आप काम करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको होने चाहिए। इस सिंपल सी एग्जांपल के अंदर ये है कि मोटर जो है वो आपने रिवर्स फॉरवर्ड मूव करनी है। x0 जो है फॉरवर्ड के लिए, x1 जो है वो रिवर्स के लिए, x2 जो है वो स्टॉप है। अब y0 जो है वो कॉन्टेक्टर से कनेक्टेड है, जिसका काम है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना मोटर को, और y1 जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना है मोटर को। और दोनों ऑपरेशन के दरमियान आपको डिले चाहिए। अगर आपने x0 बटन प्रेस कर दिया है तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी। जब आपने x1 दबाया तो फौरन से y1 ऑन नहीं होगा। y0 जो है कुछ सेकंड्स का डिले लगेगा, जैसे 1 सेकंड के लिए, ताकि मोटर जो है वो स्टॉप हो जाए, इंटरनल एनर्जी उसकी जो है वो डिसिपेट हो जाए, फिर वो आफ्टर 1 सेकंड जो रिवर्स के लिए वो स्टार्ट हो जाए रिवर्स डायरेक्शन में। और x2 का मतलब है कि जब आपने स्टॉप दबाया तो मोटर चाहे फॉरवर्ड घूम रही हो या रिवर्स डायरेक्शन में, तो वो ऑफ हो जाए। अब यहाँ पे डिवाइसेस जो हम यूज़ करेंगे x0 से x2 तक तो बताया हुआ है। यहाँ पे T1 T2 दो टाइमर्स हैं, आप यूज़ कर लें। 1 सेकंड और 1 सेकंड के टाइमर्स हैं। अब T0 T1 ये सब 16 बिट्स के टाइमर हैं। आप हो सकता है नेक्स्ट स्लाइड में आपको T0 नज़र आए, तो वो T0 जो है वो T1 की जगह पे होगा, और T2 जो है वो T1 की जगह पर होगा। Y0 Y1 जो है वो एज यूजल यहाँ पे डिवाइसेस के लिए हैं। यस, यहाँ पे T0 और T1 यूज़ किया गया है इस एग्जाम्पल के अंदर, तो मैं इसकी करेक्शन कर रहा हूँ। ये T1 है, दो ही टाइमर यूज़ करेंगे हम, और ये T0 है। नेक्स्ट। अब यहाँ पर सिंपली टाइमर के बारे में पहले मैं बता देता हूँ टाइमर काम कैसे करता है। फैटेक पीएलसी है या डेल्टा पीएलसी है, इसी तरह मित्सुबिशी की पीएलसी है, उसके अंदर एक ही टाइमर होता है ऑन डिले। उसको आप एज अ ऑफ डिले टाइमर भी यूज कर सकते हैं, और पल्स टाइमर के लिए आपको दोनों टाइमर्स को यूज करना पड़ेगा। ऑन डिले टाइमर का मतलब ये होता है कि जब आपने टाइमर को एक्टिवेट किया तो टाइमर कितने टाइम के बाद आउटपुट को हाई करेगा। दिस इज दी ऑन डिले टाइमर, यहां से यहां तक। यानी जब आपने इनेबल किया टाइमर को इस पॉइंट पर, ये वो पॉइंट है जब आपने टाइमर को इनेबल किया है, और ये है टाइम डिले, कितने टाइम के बाद आउटपुट जनरेट हुआ। दिस इज दी ऑन डिले टाइमर। और ऑफ डिले टाइमर का मतलब ये है कि आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ द टाइमर, तो आउटपुट पहले से हाई होगा और पर्टिकुलर टाइम के बाद वो ऑफ कर देगा टाइमर। जैसे लेट से यहाँ पे टाइमर एक्टिवेट हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक जो ड्यूरेशन है, इवेंट्स जो है वो स्पेन करेगा टाइमर, और आफ्टर सम टाइम वो आउटपुट को डिसेबल कर देगा। दिस इज ऑफ डिले। इसको आप ओ कर दें और एफ, ये ऑफ डिले टाइमर है। और पल्स टाइमर जो है आपने इस तरह से डिजाइन करना होता है कि स्टार्ट किया आपने लॉजिक। अब मैं ये जो पल्स टाइमर है इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पे मैं ऑफ डिले टाइमर की एक प्रॉपर्टी और बता दूं, उसको सामने रखकर आपको समझने में आसानी होगी।
अब पल्स टाइमर जो है वो डेल्टा पीएलसी के अंदर और फेटेक पीएलसी के अंदर नहीं होता। वो सीमेंस पीएलसी के अंदर, एलन ब्रैडली और एडवांस जो बड़ी महंगी पीएलसीज हैं उनके अंदर मौजूद होता है। और हमें अगर ऑन टाइम और ऑफ टाइम दोनों पर अगर काम करना है तो हमें इसी टाइमर को यूज़ करके हम अपना काम कर सकते हैं। तो ऑफ डिले जो टाइमर है उसके लिए आपको ये याद रखना है कि जो एक्टिवेशन इनपुट होता है, ऑफ डिले टाइमर अगर किसी पीएलसी के अंदर बिल्ट इन है तो वो काम ही उस वक्त करेगा जब उसका इनपुट हाई से होकर जब लो होगा, फॉलिंग एज ट्रिगर्ड पर ऑफ डिले टाइमर अपनी काउंटिंग स्टार्ट करता है। यहाँ से ऑफ डिले टाइमर जो है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, और फिर आफ्टर सम टाइम वो आउटपुट को ऑफ कर देगा, डिसेबल कर देगा। ठीक है, तो ये टाइमर डेल्टा पीएलसी के अंदर बिल्ट इन नहीं होता, मगर हम इसका काम हम कर सकते हैं इस तरह से कि जो टाइमर हमने यूज़ किया है उसका इन्वर्टेड इनपुट अगर हम यूज़ कर लें, यानी T0 का नॉर्मली ओपन की जगह नॉर्मली क्लोज यूज़ कर लें, तो वो उसको ऑफ कर देगा आफ्टर सम टाइम। ठीक है, इस तरह का हम काम कर सकते हैं इसमें। और सीमेंस या एलन ब्रैडली टेली मैकेनिक की मैं बता रहा हूँ, ABB पीएलसीज हैं, उसके अंदर ये टाइमर्स बिल्ट इन है। इसी तरह पल्स टाइमर की मैं डेफिनेशन बता दूं जो सीमेंस पीएलसी के अंदर मौजूद है। उसमें जब आप जैसी इनपुट को इनेबल करते हैं तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है, और जैसी इनपुट को डिसेबल करते हैं, ठीक है, तो टाइमर भी ऑफ हो जाएगा और उसका टाइम काउंट कंप्लीट नहीं हुआ। और अगर आपने ऑन रखा है तो पर्टिकुलर टाइम के बाद वो खुद ही ऑफ कर देगा आउटपुट को। पल्स टाइमर यानी ऑफ डिले की तरह पल्स टाइमर इंतजार नहीं करता कि आपने इनपुट को ऑफ किया तो वो ऑफ करेगा आउटपुट को। क्योंकि ऑफ डिले टाइमर को ऑफ डिले इसलिए कहा जाता है कि इनपुट को जैसे ही हम ऑफ करते हैं तो फॉलिंग एज पर टाइमर चलना शुरू होता है, जबकि पल्स टाइमर ऐसा नहीं करता। पल्स टाइमर स्टार्ट होते ही ऑन हो जाता है, क्योंकि ऑन डिले टाइमर जो है वो स्टार्ट होते ही टाइमर ऑन होता है, आउटपुट ऑन नहीं होता। तो पल्स टाइमर के अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन है कि जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है और आउटपुट भी ऑन हो जाता है। ठीक है, और पर्टिकुलर सम टाइम के बाद जैसी टाइमिंग कंप्लीट होती है तो वो उसके साथ जो आउटपुट कनेक्टेड होता है उसको वो डिसेबल कर देता है। ठीक है, तो दिस इज पल्स टाइमर। तो ये थोड़ी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सिंपल हम ऑन डिले टाइमर यूज़ कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, और इससे आप बहुत सारी लॉजिक्स को बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब X0 के साथ एक नॉर्मली क्लोज X1 लगा है कि अगर आपने दोनों बटन प्रेस कर दिए तो दोनों ही टाइमर ऑफ हो जाएंगे। तो इनिशियली X0 जो है वो टाइमर TMR को रन करेगा। TMR जो है वो शॉर्ट फॉर्म है टाइमर की, T0 जो है टाइमर नंबर 0 है, और इसका जो बेस टाइम है वो 0.1 सेकेंड है। तो 0.1 सेकेंड को जब बेस टाइम का मतलब है कि अगर आपने K के साथ 1 लिखा है तो सिर्फ 0.1 सेकेंड का डिले आएगा। अगर आपने 10 लिखा है तो 10 से मल्टीप्लाई करें 0.1 सेकेंड को तो वो 1 सेकेंड बन जाएगा। तो ये 1 सेकेंड का टाइमर है, आफ्टर 1 सेकेंड ये आउटपुट जनरेट करेगा। जैसे ही हमने इनिशियली X0 को एक्टिवेट किया तो X0 जो है वो ऑन हो जाएगा और करंट यहां से फ्लो करेगा, टाइमर को एक्टिवेट कर देगा और टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। आफ्टर 1 सेकेंड T0 जो है वो हाई हो जाएगा, ये T0। तो T0 आफ्टर 1 सेकेंड हाई हो जाएगा और करंट यहां से फ्लो कर जाएगा और Y0 की तरफ, और Y0 को ये लैच कर देगा। क्योंकि Y0 हमने यहाँ पे लैच किया तो एक ऑल्टरनेट करंट भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा और मोटर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगी। अनटिल अनलेस कि आप X2 का बटन अगर प्रेस करते हैं या फिर आप X1 का बटन प्रेस करते हैं। लेट्स से आप अब चाहते हैं कि मोटर जो है वो
फॉरवर्ड डायरेक्शन की जगह रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए, तो उसके लिए आपने X1 को प्रेस करना है। तो X1 जैसे ही आप प्रेस करेंगे, और X0 जो है वो पुश बटन है। आपने जब पुश बटन प्रेस किया था तो अब आप उसको रिलीज कर चुके होंगे, क्योंकि मोटर चलना शुरू हो गई थी, आप दबा के उसको बैठे नहीं रहेंगे। तो जब आपने X1 का बटन दबाया तो जाहिर सी बात है कि X1 जो है वो यहां से इसको ब्रेक कर देगा, इस पूरी लाइन को। ठीक है, ये प्रीवियसली मैंने एडिट करके सेव कर लिया था, तो इसलिए ये ओवरराइट नहीं हो सकता। तो मैं जो है यहाँ पे क्रॉस का बटन बना देता हूँ, यूं करके ना इसको रब कर रहा हूँ कि अब ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और टाइमर जो है 0 जो है वो रीसेट हो जाएगा। टाइमर के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसका इनपुट जैसे ही आप डिसेबल करते हैं टाइमर ऑफ हो जाता है, इनिशियल स्टेज पे आ जाता है, 0 हो जाता है। तो T0 अगर यहाँ पे हाई था तो अब वो ऑफ हो जाएगा। जब वो ऑफ होगा तो जाहिर है जब आपने X1 का बटन दबाया तो X1 जो है वो यहाँ पे भी नॉर्मली ओपन, मतलब सॉरी नॉर्मली क्लोज था, तो वो अपनी स्टेट चेंज करेगा और करंट को ब्रेक कर देगा, तो ये Y0 को ऑफ कर देगा। और एट द सेम टाइम वो टाइमर को भी रन कर दिया उसने T1 को, क्योंकि X0 तो लो है, तो यहाँ पे हमने नॉर्मली क्लोज बटन यूज किया है। तो अब करंट जो है वो फ्लो करेगा टाइमर 1 की तरफ, और आफ्टर 1 सेकेंड सेम T1 जो है वो एक पल्स जनरेट करेगा, हाई होगा और लैच कर देगा Y1 को, और Y1 को स्टार्ट में करंट यहां से मिला था। ठीक है, टाइमर जो है वो अपनी स्टेट को रिटेन रखता है। T1 जो है वो उसकी लॉजिक हाई होगी और वो क्लोज हो चुका होगा, जिसकी वजह से करंट ट्रेवल करता रहेगा until and unless you press X2 या फिर X1, X0 सॉरी। अब आप मोटर जब रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आपने स्टॉप का बटन दबा के इसको टेस्ट कर लें, ये रिवर्स है। तो स्टॉप का बटन जिस लम्हे आपने दबाया है तो X2 जहां जहां लगा है वो ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से Y0 Y1 ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, और एट द सेम टाइम ये याद रखें कि X1 जो है वो पुश बटन है, तो आपने जब मोटर को देखा कि स्टार्ट हो गई है तो आपने जो X1 है उसको ऑफ कर देना है, हाथ हटा लेना है 1 सेकेंड के बाद। तो फिर होगा ये कि जब X2 इन दोनों को ऑफ कर देगा Y0 Y1 को, तो टाइमर भी ऑफ पड़े हैं, और अगेन मोटर को रन करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा कि आप कोई इनपुट जनरेट करें। तो ये एग्जांपल नंबर 15 थी, वो हमने कंप्लीट कर लिया, और हम इन सब चीज़ों को जो हमने एडिटिंग करी है उसको इरेज कर देंगे। अब हम सेकंड इसके अगली नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। ये कलर मिक्सिंग की एक एग्जांपल है, इसके अंदर हम एक मास्टर कंट्रोल रिले जो हमने प्रीवियस पढ़ा था उसकी एप्लीकेशन एक और है इस एग्जांपल के अंदर। इसमें हमारे पास दो नोजल लगे हैं Y0 Y1, एक में येलो कलर एक में ब्लू कलर है, और इन बॉक्सेस के अंदर कलर को जो है वो फिल करना है। अब किसी में येलो, किसी में ब्लू और किसी में ग्रीन कलर जब भी आपने फिल करना है, तो ग्रीन का मतलब ये है कि दोनों कलर को मिक्स करना है। तो यहाँ पे एक सेलेक्टेड स्विच है X1 X3 और X2। इसकी जगह पे अगर पुश बटन यूज किए जाएंगे तो प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगी। अब ये सिलेक्टर स्विच है, यानी आप एट अ टाइम कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं कॉम्बिनेशन। और ये ऑन ऑफ जो है X0, ये इनेबल और डिसेबल के लिए है प्रोसेस को। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे और जो भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली कलर फिल होना शुरू हो जाएगा। तो X0 से लेके X3 तक तो इनपुट्स हैं, X0 इनेबल का है, और ये कलर्स के येलो, ग्रीन और ब्लू। और X3 एक ऐसा इनपुट है जो कि दोनों कलर्स को यूज करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से Y0 Y1 जो है वो इनको ऑपरेट करेगा। यह प्रोग्रामिंग एग्जांपल है, इसके अंदर मास्टर कंट्रोल को यूज किया है N0, और दोनों हमने N0 ही यूज करे हैं, तो हम दोनों N0 यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे वाला भी N0 है, बस फर्क इतना है कि पीएलसी को ऑलरेडी पता है कि इस एरिया के अंदर जो लॉजिक है वो ट्रू, उस वक्त जैसी ये ट्रू होगी
ये जो मास्टर कंट्रोल एम सी का जो फंक्शन है, फंक्शन ब्लॉक है, ये जैसे एक्टिव होगा तो वो येलो कलर को जो है वो फिल कर देगा। ठीक है, y0 येलो के लिए है, y1 ब्लू के लिए है। और जब दोनों को एक्टिव करना है, इसका मतलब है कि x3 का बटन जो है वो इन दोनों को ऑन कर रहा होगा। ठीक है, x0 का मतलब ये है कि ये इसी वक्त ऑन होगा जब x0 का बटन हाई होगा। तो हम इसकी वर्किंग देखते हैं। मैं इसमें एडिटिंग करता हूँ कि लेट से x1 हाई हो गया, तो x1 की तरफ से जैसे ही सिग्नल आएगा तो सिर्फ ये वाली जो बाउंड्री है, सिर्फ ये वाली लॉजिक रन होती रहेगी, क्योंकि रीसेट, मास्टर कंट्रोल का रीसेट यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी रन होगी। और जैसे ही आप जब जब x0 का बटन फिल इनेबल करेंगे तो येलो कलर जो है वो यहाँ से फिल होना शुरू हो जाएगा। ये क्लोज हो गया है तो यहाँ से यहाँ तक कलर आता रहेगा, मतलब करंट आएगा, और y0 जो है वो ऑपरेट हो जाएगा। इसी तरह से जब x2 ऑन होगा तो x2 इस बॉडी को रन कर देगा और ये ऑफ हो चुका होगा। और यहाँ से जब भी इनेबल का जो सिग्नल है वो सिर्फ y1 पर जाएगा और y1 को वो एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, अब थर्ड केस में आते हैं। जब x3 सिग्नल जनरेट करेगा तो x3 दोनों सब रूटीन्स को एक्टिव कर देगा जो आपने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, और y0 y1 दोनों एट अ टाइम एक साथ ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से कलर फिलिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी लॉजिक है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ये आप इसके अलावा भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। सिंपल जो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज फंक्शंस को यूज करके भी आप लैच लॉजिक के थ्रू आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 के अंदर हम काउंटर्स को देखेंगे। टाइमर हम पहले देख चुके हैं। तो काउंटर के अंदर हमारे पास x0 एक सेंसर है जो कि काउंट करेगी पीएलसी के थ्रू, और जैसी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 10 प्रोडक्ट्स जब काउंट हो जाएंगे तो y0 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो काउंटर हम यूज़ कर रहे हैं वो 16 बिट का काउंटर है। इसमें 32 बिट का काउंटर भी मौजूद है, अप डाउन काउंटर भी मौजूद है डेल्टा पीएलसी के अंदर, और उसकी रेंज भी ज़्यादा है। तो C0 जो है काउंटर हम यूज़ करेंगे, और y0 के साथ एक एक्चुएटर लगा है, और उस एक्चुएटर को आप ऑपरेट करेंगे। वो नोमेटिक एक्चुएटर भी हो सकता है, हाइड्रोलिक भी। तो इस प्रोग्राम के अंदर काउंटर CNT शॉर्ट फॉर्म है, सिंपल काउंटर की अब काउंटर है, और C0 जो है इसका एड्रेस है, और K10 का मतलब है कि इसने टोटल 10 काउंट करने हैं, इसकी प्रीसेट वैल्यू 10 है। जब यहाँ से पल्सेस आएंगी, यानी हाई लो पल्सेस, तो राइजिंग एज पर ये काउंट करता है इंक्रीमेंट, और जितनी राइजिंग एज आएंगे, यहाँ पर 10 राइजिंग एज आएंगे, तो ये 10 काउंट करने के बाद जैसी C0 की वैल्यू 10 से बराबर होगी, तो C0 जहाँ जहाँ कॉन्टेक्ट्स लगे हैं वो अपने स्टेट को चेंज कर जाएगा। तो आफ्टर 10 प्रोडक्ट्स C0 हाई हो जाएगा, और C0 हाई होने के बाद y0 को वो एक्टिवेट कर देगा। y0 एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि आपने रोबोटिक आर्म को एक्टिवेट कर दिया है। x1 यहाँ पे रीसेट बटन है, और जैसे ही आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो वो y0 और C0 को रीसेट कर देगा। काउंटर के साथ आपको ये ख्याल रखना है कि जब भी काउंटर को यूज़ करना है तो उससे पहले आप उसको रीसेट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो पल्सेस पर काम करते हैं, ऑन ऑफ पल्सेस पर। जबकि टाइमर के साथ ऐसा नहीं, टाइमर को कांस्टेंट आपने एक्टिवेट करना होता है जब तक आपने उससे काम लेना है। जैसे ही आप उसके इनपुट को डिसेबल करेंगे, टाइमर रीसेट हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल के अंदर 500 प्रोडक्ट्स हैं जिनको काउंट करना है, और डेली जो रूटीन्स हैं उसको यूज़ करना है आपने। फिर यहाँ पे जो हमने काउंटर यूज़ किया 16 बिट का काउंटिंग अब लैच्ड काउंटर है। इसका मतलब ये है कि अगर पावर फेलियर भी हो जाता है तब भी ये अपनी स्टेट्स को बरकरार रखेगा जब तक आप इसको रीसेट नहीं करेंगे, X1 का बटन नहीं दबाएंगे। C120 जो है लास्ट काउंटर है 16 बिट का,
और इसकी प्रीसेट वैल्यू हमने 500 एडजस्ट कर दी है और ये सिंपली काउंटिंग करता रहेगा। अगर पावर फेलियर भी हो जाता है तब भी अपनी जो इसकी मेमोरी है उसके काउंटर के रजिस्टर में वैल्यू जो पड़ी होगी करंट वो होल्ड रखेगा और वो उस वक्त तक होल्ड रहेगी जब तक आप उसको रीसेट नहीं कर देते X1 से। तो ये प्रीवियस एग्जांपल की तरह है जो 17 में हमने देखी, एग्जांपल नंबर 18। बस जो डिफरेंस है वो ये है कि हमने लैच्ड अप काउंटर यूज़ किया है जो कि रिटेंटिव है। एक टर्म होती है नॉन रिटेंटिव, इसका मतलब ये कि पावर फेलियर की वजह से वो अपनी स्टेट को खो देगा, मेमोरी जो है वो उसकी वॉश्ड आउट हो जाएगी। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें अप डाउन काउंटर है 32 बिट का। इसके अंदर वेयर हाउस में दो सेंसर लगे हैं, एंट्री और एग्जिट पर। X0 जो है वो एंट्री का है, X1 जो है वो एग्जिट का है, Y0 जो है वो इंडिकेटर है। ये बताने के लिए कि 40,000 जो अमाउंट है टोटल जो प्रोडक्ट्स का वो एंट्री हो चुकी है और अब कोई एंट्री नहीं करनी है। और अप डाउन काउंटर के लिए M1216 इसका वो रजिस्टर है, मेमोरी रजिस्टर, जिसकी वैल्यू अगर आप ऑन कर देंगे तो वो डाउन काउंटिंग शुरू कर देगा। यानी X1 पे जब भी कोई एक्टिविटी होगी तो वो इसको सेट कर देगा और काउंटर को भी पल्स जाएगी साथ में और इसको भी जाएगी, तो काउंटर उसको डिक्रीज कर देगा। और जब इसको इंक्रीज करना होगा तो M1216 रीसेट हो जाएगा X0 से और काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट कर देगा। तो यहाँ पर एंट्री और एग्जिट के दोनों सेंसर लगा दिए और एक से सेट कर रहे हैं, एक से रीसेट कर रहे हैं। सेट का मतलब ये है कि ये डाउन काउंटिंग करेगा और रीसेट का मतलब ये है कि काउंट अप करेगा। और इन दोनों सेंसर से जो सिग्नल है वो डिक्रीमेंट काउंटर को जा रहा है। DC NT इसकी शॉर्ट फॉर्म है और C216 जो है इसका एड्रेस नंबर है। और K40,000 का मतलब ये है कि 40,000 प्रोडक्ट्स ये काउंट करेगा और उसके बाद अपने स्टेट को ये हाई कर देगा, ठीक है। और इसको रीसेट करने की एज सच ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आपने 40,000 जो है वो एक रेंज रखी है जिसको ये अचीव करेगा और फिर उसके हिसाब से आप जो है वो इसको आउटपुट यानी एग्जिट करना शुरू कर देंगे प्रोडक्ट्स को। अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट का बटन यूज़ करें और ये रीसेट भी हो जाएगा। फाइनल एग्जांपल जो है वो सिंपल सी है, इनेबल द इंडिकेटर टू बी ऑन इमीडिएटली एंड ऑफ आफ्टर अ 5 सेकेंड डिले बाय स्विच। यानी X1 आपने ऑन किया और जब आपने उसको ऑफ किया यानी फॉलिंग एज ट्रिगर्ड, तो उसके पर्टिकुलर टाइम के बाद यानी 5 सेकंड का टाइमर चलना शुरू हो जाए और T0 ऑन हो जाए और आउटपुट को वो ऑफ कर दे। तो ये ऑफ डिले प्रोग्राम हमने बनाया है और इसमें 5 सेकंड का टाइमर हमने यूज़ किया है, वही 0.1 सेकंड का इसका बेस टाइम है। तो आप देखें कि सिंपली जो X1 है अब सिंपली X1 को जब आप एक्टिवेट करेंगे तो Y1 जो है वो लैच हो जाएगा और Y1 लैच होने की वजह से X1 हाई था तो उस वक्त टाइमर 0 हो जाएगा क्योंकि X1 यहाँ पे इन्वर्टेड इनपुट लगा हुआ है। ऊपर X1 नॉर्मली ओपन है, नीचे नॉर्मली क्लोज है और जैसे ही X1 को आपने मैनुअली प्रेस किया है तो नीचे जो है वो कनेक्शन को ऑफ कर देगा, टाइमर ऑफ हो जाएगा और सिंपली Y1 जो है वो ऑन हो जाएगा। तो प्रीवियस एग्जांपल के अंदर जो ग्राफ है आप उसको देखें कि जब X1 हाई होगा तो Y1 उस वक्त हाई होगा और उस वक्त तक हाई रहेगा जब तक टाइमर उसको ऑफ ना कर दे, मगर टाइमर उसी वक्त ऑन होगा जब इनपुट डिसेबल होगा। तो X1 आपने ऑन किया, राइजिंग एज पर Y1 को ऑन कर दिया, सेट कर दिया और फॉलिंग एज पर आपने टाइमर को रन करना है। तो आप इस प्रोग्राम को PLS और PLF के फंक्शन से भी परफॉर्म कर सकते हैं, इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं और विदाउट यूजिंग इस लॉजिक के अंदर आपको बना के दिखा दिया है कि जब आप X1 प्रेस कर दिया आपने तो Y1 लैच हो गया और X1 जैसे ही आपने रिलीज किया तो टाइमर चलना शुरू हो जाएगा।
X1 के ऑफ होने के बाद टाइमर चलना शुरू होगा, और टाइमर जब अपना टाइम कंप्लीट कर लेगा तो रीसेट कर देगा Y1 को, ठीक है। और X1 उस वक्त तक ऑफ रहेगा जब तक आप मैनुअली प्रेस नहीं करते, तो टाइमर अपनी स्टेट को बरकरार रखेगा। और हमारा काम भी यही था कि जब तक हम रीसेट ना करें टाइमर को, उस वक्त तक आउटपुट को ऑफ रहना चाहिए। दिस इज व्हाट इज द ऑफ टाइमर। तो मैंने आपको ऑफ टाइमर का बता दिया है कि इस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी एग्जाम्पल नंबर 20 कंप्लीट होती है।